Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास, हेल्दी फिट फाइन। उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास भी हो गए और हेल्दी और हैप्पी भी हो गए, और होना भी चाहिए क्योंकि तैयारी हमारी ज़बरदस्त चल रही है, धमाकेदार चल रही है। और सिलेबस अब आपका आज के बाद रह गई है सिर्फ और सिर्फ एक क्लास जो मंडे को होगी, और आपका सिलेबस हो जाएगा फिर कंप्लीट। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। न्यू लर्नर हो, नहीं पता तो बता देती हूँ। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं रात को 8 बजे, और सीडीपी का सिलेबस इंग्लिश पैडागोजी का हम कंप्लीट कर चुके हैं, और फाइनली मैथ्स का भी अब मंडे को हो जाएगा कंप्लीट। आज की क्लास के बाद बचेगी सिर्फ एक क्लास जो होगी मंडे को, देन सिलेबस हो जाएगा आपका कंप्लीट। और अगर किसी भी क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो, अगर आप बाद में भी देख रहे हो, कंप्लीट होने के बाद भी सिलेबस अगर आप बाद में देख रहे हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कभी भी देख रहे हो, तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है ना, उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ हमेशा। और वैसे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है आप लोगों का स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। जब से मैंने स्टार्ट करी हैं सीटेट क्लासेस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है क्लासेस को। इसलिए मैं बैक टू बैक क्लासेस लाती ही रही, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना था। तो हम सीडीपी इंग्लिश पैडागोजी और मैथ्स पैडागोजी का भी हो रहा है सिलेबस कंप्लीट। पेपर 1 2 दोनों के लिए क्लासेस थी, चाहे प्राइमरी की तैयारी करो चाहे जूनियर की। और टेंशन मत लो, जल्दी मिलेंगे हम लोग, क्योंकि जल्दी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी। वो हम देखते हैं कि साइंस पैडागोजी स्टार्ट करते हैं या ईवीएस पैडागोजी, वो आपको अपडेट मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कर दिया करो, स्टार्टिंग फेज़ है, बहुत टाइम से कह रही हूँ, स्टूडेंट्स तक क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उन्हें, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अच्छी लगती हो क्लास तो लाइक भी कर देना, और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी लगती हैं आपको मेरी क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, 360 डिग्री असेसमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, जो एनईपी से रिलेटेड हमने कल बात करी थी, आज थोड़ा और हम पढ़ेंगे। कल हमने प्रॉपरली पढ़ा भी था आपका एनईपी 2020 के बारे में, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने। और आज भी हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। परख PAREKH क्या है वो पढ़ेंगे, फुल फॉर्म जानेंगे, क्योंकि आ सकती है एग्ज़ाम में। हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ क्लासेस सारी इंपॉर्टेंट है, अटेंड करिएगा, हर एक टॉपिक थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी भी अगर फर्स्ट क्लास में भी दिक्कत लग रही हो ना, तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोशिश हमेशा यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ, आप जानते ही हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल एनईपी पढ़ा था हमने, नहीं देखिए क्लास में प्लीज़ अटेंड कर लेना। और 360 डिग्री असेसमेंट क्या है? 360 डिग्री वैसे काफ़ी लोगों को नाम से समझ आ गया होगा, नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, चलो समझते हैं। देखो पहले क्या होता ना, रिपोर्ट कार्ड्स होते थे। क्या होता था, रिटन एग्जाम में जितने मार्क्स आए उस बेस पे मार्क्स दे दिए, है ना। मतलब जो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था, सिर्फ मार्क्स होते थे, बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती थी, सिर्फ रिटन एग्जाम वाले मार्क्स इंक्लूडेड होते थे। मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश जितने भी आए रिपोर्ट कार्ड में लिख दिए, और एक रिपोर्ट कार्ड आपका जो फाइनल जो कार्ड होता है वो आ गया। इस बच्चे की 90 हैं, इसके 40 हैं, इसके 60 हैं, इस टाइप से परसेंटेज निकाल ली जाती थी। जो रिपोर्ट कार्ड होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम्स जो होते थे वो उसके मार्क्स इंक्लूडेड होते थे। बस रिटन एग्ज़ाम के बेस पे हम बच्चे को फाइनल रिपोर्ट कार्ड दे देते थे। बट अब ऐसा नहीं होता, है ना। एनईपी 2020 जब से आया है, अब क्या हो गया, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, संपूर्ण तरीके से। अब इसमें जैसे कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, हर एक चीज़ का होता है मूल्यांकन। और रिपोर्ट कार्ड में ये सारी चीज़ जो है सबसे, जो आपका जो उसके हिसाब से आपका एवोल्यूशन हो गया, आपका असेसमेंट जो हो गया, वो सब बेस पे किया जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बेस पे। देखो पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कोई मैथ्स में अच्छा है तो वो साइंस में भी अच्छा हो, वैसे ही ज़रूरी नहीं है अगर कोई एकेडमिक्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई एकेडमिक्स में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई बैडमिंटन में अच्छा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना तुम ज़्यादा होशियार हो भाई, तुम ज़्यादा होशियार हो, या मैं कम होशियार हूँ, या मैं ज़्यादा हूँ या तुम कम।
मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, मैं पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं उसकी टीचर हूँ, मैं पेडागोजी पढ़ा रही हूँ और मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, बट हो सकता है आप मुझसे बेटर मैथ्स पढ़ाते हो, मुझसे बेटर क्या पढ़ाते ही होंगे, मैं तो पेडागोजी की टीचर हूँ। तो और कोई ऐसा होगा जो बायोलॉजी का अच्छा पढ़ाता होगा, कोई हिंदी अच्छी पढ़ाता होगा, कोई हिंदी का टीचर है, कोई इंग्लिश का है। तो आप ये थोड़ी कहोगे हिंदी वाला ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश वाला कम अच्छा है, या इंग्लिश वाला ज़्यादा अच्छा है और मैथ्स वाला कम अच्छा है, या फिज़िक्स वाला। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर कोई अपने आप में बेस्ट है। वैसे ही क्या होता था, पहले सिर्फ रिटन एग्जाम लिए एकेडमिक्स के जो मार्क्स जो होते थे वो रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब ध्यान दिया जा रहा है बच्चे के पूरे डेवलपमेंट के, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका बिहेवियर्स कैसे है, मतलब बिहेवियर कैसा है अपने कलीग्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हैबिट्स हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, आर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसको भी इंक्लूड किया गया। जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं, सिर्फ रिटन मार्क्स में नहीं होता। तो ये हो गया 360 डिग्री असेसमेंट। समझ आया या नहीं आया? अब NAP 2020 के अंडर क्या होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा। ये नहीं बस रिटन एग्जाम लिया, एकेडमिक्स हो गया और बस बच्चे को मार्क्स दे दिए। अब बच्चे का सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, चाहे बच्चे की स्किल्स, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, सब। चलो देखते हैं जल्दी से। 360 डिग्री मूल्यांकन समझ आ गया। क्या क्या देखा जाता है, जैसे एकेडमिक्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके एकेडमिक्स में आ गए, बहुत सारे होते हैं। स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, इसमें रीजनिंग आ गई, ये भी इंक्लूडेड होती है। बच्चे का बिहेवियर कैसा है ना, मूल्य व्यवहार, जैसे कि टीम वर्क, बच्चा टीम वर्क में मतलब एडजस्ट कर रहा है चीज़ों को, कैसे कर रहा है, परफॉर्मेंस, ईमानदारी हो गई आपकी, ऑनेस्टी, सब चीज़ें देखो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं हर एक चीज़, और होनी भी चाहिए, हमें हर चीज़ देखना चाहिए। अब बच्चा लड़ाकू हो, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, हमें हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एज अ पेरेंट्स भी, एज अ टीचर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपके भाई बहन हों, बच्चे हों, टीचर हैं आप, आपके स्टूडेंट्स हैं, तो हर चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चे की लैंग्वेज जितनी ख़राब हो, एकेडमिक्स में कितने भी लिया है, वो चीज़ भी तो गलत है ना। और आप ये नहीं कह सकते अगर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है तो उसको तो आप इतना बढ़ावा दे रहे हो कि देखो ये तो बहुत होशियार है, बहुत कामयाबी मिलेगी इसे, और जो डांस में अच्छा उसको साइड कर दो। क्यों भाई, वो भी तो हो सकता है ना, वो भी सक्सेसफुल होगा। आप ये नहीं कह सकते डांस जिसका अच्छा है वो नहीं कुछ बनेगा, या कोई कुकिंग ज़्यादा अच्छी करता है, शेफ़ वगैरह होते हैं आजकल कितना तरक्की कर रहे हैं, तो होता है ना कुछ लोग डांसिंग को और सिंगिंग को इतना नहीं देके एकेडमिक्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसा नहीं है। 360 डिग्री असेसमेंट में आपका एकेडमिक्स भी इंक्लूड हो गया, स्किल्स आ गई, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा अच्छा जैसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहा है चीज़ों को, उसका बिहेवियर, परफॉर्मेंस कैसी है, एक्टिविटीज़, ड्राइंग्स हो गई, गेम्स हो गए, जो मैंने बताया अभी तक, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं 360 डिग्री असेसमेंट में। ये बात समझ आई तो बताओ, जल्दी से बताओ, ये बात किसे किसे समझ आ गई है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका एक एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे एक बच्चा है, ठीक है, मैथ्स में ओके है ना, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल टॉप कर रहा है, या मतलब ठीक है, एवरेज है ना, नॉर्मल है, बट जब मैथ्स पजल सॉल्व करने की बात आए ना तो वो बेस्ट है, बेस्ट वे में वो बहुत अच्छी तरीके से स्पीडली सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेता है। तो ये थोड़ी कहोगे कि तुम वैसे तो उसमें एवरेज हो, पजल में हो, तो हम नहीं मानेंगे इसे, हम तो उसी के बेस पे तुम्हें जो है मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप उसको कम थोड़ी समझ सकते हो, मैथ्स पजल भी तो कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहा है, सबकी अपनी अपनी खूबी है ना। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें हर चीज़ को ध्यान देना, चाहे एकेडमिक्स हो, वैल्यूज़, स्किल्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ऑनेस्टी, ड्राइंग, क्रिएटिविटी, गेम्स, सब को इंक्लूडेड किया गया है 360 डिग्री असेसमेंट में। एग्जाम्पल के थ्रू बात समझ आई, तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, जल्दी से जल्दी से कर लो, ये सब इंक्लूडेड है 360 डिग्री असेसमेंट में। जल्दी से नोट कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगती हो ना, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, और कहीं कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे उसी टाइम आप बता दीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए पेन ले लूँ दूसरा अब,
क्योंकि ब्लैक पेन हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है। चलिए, अच्छा एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन एक बच्चा है, फॉर्मूले रट रहा है, बढ़िया तरीके से उसे याद रह रहे हैं सारे फॉर्मूले, क्वेश्चन आया फटाफट अप्लाई किया, हो गया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था नंबर्स और फॉर्मूले तक मैथ सीमित नहीं है, बच्चा अप्लाई भी तो कर सके। एक बच्चा है, उसे फॉर्मूले नहीं लर्न होते, है ना, नहीं लर्न है, एक बच्चा फॉर्मूले लर्न है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो होशियार है, वो नहीं है। पूरी बात सुनिएगा। एक बच्चा है, उसको फॉर्मूले लर्न नहीं है, लेकिन जब ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो वो उसको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से, उसका जो कॉन्सेप्ट है समझा पा रहा है, तो क्या कहेंगे आप, सिर्फ जैसे फॉर्मूले लर्न है वही अच्छा बच्चा है, होशियार है, और जो दूसरा है वो ग्रुप एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, वो ऑफ कोर्स वो भी होशियार है। तो कंपेयर नहीं करना है कि तुम ज़्यादा होशियार हो या तुम कम होशियार हो। बात समझ आई? बताओ अब जल्दी जल्दी बताओ। तो 360 डिग्री में तभी क्या होता है, पूरा असेसमेंट हो रहा है। अब बेचारा भले ही उससे चलो ठीक है लर्न नहीं हो रहे, लेकिन वो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं या उसमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली क्या कर रहा है, समझा पा रहा है। ये ज़रूरी है या नहीं है, जल्दी बताओ। कोई बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो L/B हो गई, जैसे 12 × 15 हो गया, मेंटली बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, ड्रॉ करके, है ना, ड्रॉ करके, कह सकते हैं ड्रॉ एन एरिया मॉडल, है ना, उसे ड्रॉ करके समझा रहा है। तो दोनों अपने जगह होशियार हैं, कम हम ये नहीं कह सकते तुम ज़्यादा हो या तुम कम हो। तो रोड मेमोराइजेशन पे तो हमें वैसे भी ध्यान नहीं देना, है ना। मेन क्या है, बच्चा क्या कर पाए, बच्चा क्या कर पाए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टाबाजी हमें नहीं करनी है ना करवानी है। अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन हो गई, टीम वर्क हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, इस सब पे क्या होना चाहिए, फोकस, है ना। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कितना समझ रहा है, कितना अप्लाई कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो 360 डिग्री असेसमेंट में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलो। अच्छी लग रही हो क्लास? आपको बताइए आपको क्या करना है। अब बारी आ गई आपके परख की। ये किसी इंसान का नाम नहीं है, परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है, तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है ये? परफॉर्मेंस असेसमेंट हो गया, बच्चा जो कर रहा है, रिव्यू हो गया, और एनालिसिस हो गया नॉलेज का पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हो गया। हम कह सकते हैं ये क्या है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ जी किया है। परख क्या है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, इम्प्रूव करने के लिए एवोल्यूशन सिस्टम जो है, स्टूडेंट एवोल्यूशन सिस्टम, जो बच्चों की परीक्षा है ना, परीक्षा प्रणाली को बेहतर जो है बनाएगा, ये जो है, ये है एक परख। क्या है? एक परख है एक राष्ट्रीय असेसमेंट हो गया आपका मूल्यांकन केंद्र। ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जो बच्चों की परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगा, इम्प्रूव के लिए है। समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर है ना यहाँ तक? बढ़ूँ मैं आगे, समझें आगे? चलो फुल फॉर्म नोट कर लो, अगर नहीं करी है तो जल्दी से कर लो। और किसी भी टॉपिक में कभी कोई दिक्कत लगती है देन प्लीज़ उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस क्या है इसके फंक्शन, यानी इसके मुख्य काम क्या है। एग्ज़ाम लेवल जो है उसे एक स्टैंडर्ड लेवल बनाना, ताकि हर स्कूल में, है ना, हर स्टेट के हर स्कूल में क्या हो, सेम हो, है ना। क्रिएट आ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स अक्रॉस ऑल स्कूल्स एंड स्टेट्स, यानी पूरे देश, है ना, उसके राज्य हो गए, सब स्कूल में जो परीक्षा का जो स्तर है उसको क्या करना, एक स्तर पर, एक समान स्तर पर लाना, एक समान स्तर पर लाना सब जगह। अच्छी बात है नहीं है? तो पूरे देश और राज्यों में परीक्षा को एक समान स्तर पर लाना, ये प्रमोट करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को, ना कि
रट्टा लर्निंग को, है ना, रोड लर्निंग को ये क्या करते हैं, नहीं, ये जो है महत्व नहीं दे रहे। रोड लर्निंग को तो कोई भी नहीं दे रहा, सब ही क्या करते हैं, रोड लर्निंग है ही नहीं, निगेटिव है रोड, तो निगेटिव में आ गई रोड लर्निंग। लेकिन मिस्टेक मैं कई बार बताती हूँ, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक को कई लोग निगेटिव समझते हैं, बट निगेटिव नहीं है। तो ये क्या करते हैं, रटने वाली परीक्षा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, बल्कि कौशल आधारित कहते हैं हम इसको, यहाँ लिख देती हूँ, कौशल आधारित प्रश्न जो हैं वो देना चाहिए, उसको ये प्रमोट करते हैं। अब मैंने कल भी बोला था कि कुछ हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड को कंपटीशन समझ रहे हो, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड अलग बात हो गई, कॉम्पिटेंसी अलग बात है और कंपटीशन अलग है। कंपटीशन हो गई प्रतियोगिता, बट कॉम्पिटेंसी क्या है, कल की क्लास में मैंने बताया था, जल्दी से बताओ क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ, जिस जिसने अटेंड करी होगी उसको पता होगा। तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को, ना कि रट्टाबाजी को। मुझे बताओ किस किस को याद है क्या है कॉम्पिटेंसी, बताओ किसे किसे याद है, किसे किसे याद है, मैंने बताया था, जल्दी से बताएं कौन है, किसे किसे याद है। चलो बता देती हूँ, कोई बात नहीं। कॉम्पिटेंसी हो गई बच्चों की स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज और एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन। स्किल्स, बच्चों की स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज एंड एप्लीकेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी का, है ना, कॉम्पिटेंसी का, कंपटीशन मत समझना, ठीक है ना, एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है। ये किस पे फोकस करता है, ये जो है कॉम्पिटेंसी, है ना, स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज एंड एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है। फोकस किस पे करता है, फोकस करता है क्या, फोकस करता है बच्चा कॉन्सेप्ट समझे, है ना, बच्चा जो है कॉन्सेप्ट समझे, रट्टाबाजी नहीं, समझे और अप्लाई कर सके, है ना। मैं ये चीज़ पहले ही कह रही हूँ, मैथ्स नंबर फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा चीज़ों को समझे, अप्लाई कर सके। सिर्फ रटने से बच्चा अप्लाई नहीं कर पा रहा है, अगर बच्चा रियल लाइफ में उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा, बताओ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चा अप्लाई भी कर पाएगा, कर पाएगा ना, बताओ। यहाँ तक बताओ किसे किसे क्लियर हो गया। चलो, ट्रेन टीचर्स इन मॉडर्न असेसमेंट मेथड, शिक्षकों को क्या सिखाना चाहिए, मॉडर्न असेसमेंट मेथड जो है वो टीचर्स को सिखाना चाहिए। ये सारे कार्य हो गए मुख्य, सब नोट कर लीजिए जल्दी से, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, टीचर्स को क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए मॉडर्न असेसमेंट मेथड के लिए। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। इसका फिर कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं, है ना। देखें, चलो पहले क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तो क्या पूछा जाएगा, पहले के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे होगा, ओल्ड स्टाइल क्वेश्चन आप कह सकते हो इसे। तो हम होता था ना, क्वेश्चन दे दिया जाता था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, किसका, ऑफ 12 इंटू 8 का। क्वेश्चन दे दिया, बच्चों को फॉर्मूला पता है, बच्चों ने अप्लाई किया, हो गया। अब क्या है, रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है ना, अब कनेक्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, अगर परख स्टाइल क्वेश्चन दिया जाए तो क्या दिया जाएगा, मेंशन होगा अ फार्मर, जैसे कि अ फार्मर मेक्स अ रेक्टेंगल फील्ड, है ना, मेक्स अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ 12 meter into 8 meter and he divides it into half of grass actually, half of grass and half for flowers। फिर कहा जाएगा फाइंड द
एरिया ऑफ ईच पार्ट। ये हो गया परक स्टाइल क्वेश्चन, ठीक है ना। एक फार्मर है, उसने एक रेक्टेंगल फीट जो है बनाई 12 मीटर इंटू 8 मीटर की, उसने डिवाइड किया, उसने कहा हाफ में क्या होगी घास, हाफ में हो गए फ्लावर, अब हर एक पार्ट का एरिया निकालो। ये मॉडर्न स्टाइल है या नहीं है बताओ। ये परक स्टाइल क्वेश्चन है और वो डायरेक्ट बोल दिया बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। इसमें क्या रियल लाइफ से बच्चे को कनेक्ट किया जा रहा है। ये किसान ने क्या किया, एक खेत बनाता है वो एक रेक्टेंगल फील्ड 12 इंटू 8 मीटर की, और फिर क्या करता है डिवाइड करता है दो हाफ में, आधे में घास होगी और आधे में क्या होंगे फूल होंगे। अब एरिया निकालो हर एक पार्ट का। तो इससे क्या रियल लाइफ में बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है चीज़ों को। आधे हिस्से में घास लगाना चाहता है, आधे में हिस्से लगाना चाहता है, अब एरिया निकालो, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालो। अब क्या बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, कर पा रहा है ना, बताओ। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आ गया बताओ। अब क्या है बारी, अब आ जाती है, अच्छा एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे मैं कह रही थी ना, मैंने नोट करा ही रहा, देखो ओल्ड स्टाइल क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, ये तो मेरे रट गया है क्वेश्चन। चलो नोट करना चाहो तो कर लो, मुझे तो ये क्वेश्चन ही बिल्कुल माइंड में फिक्स हो गया, रटना नहीं कहूँगी, बिल्कुल फिक्स हो गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुकी हूँ ऑफलाइन भी। चलो जल्दी से नोट करना चाहो तो कर लो, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अब आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनईपी 2020। तो मेन बॉडी जो है इम्प्लीमेंटिंग एनईपी 20 वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है। पहले कौन सी थी, एचआरडी मिनिस्ट्री थी, है ना। अब हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय ही है, शिक्षा मंत्रालय, मंत्रालय ही क्या कर रहा है, एनईपी 2020 को लागू कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करें, इसके मुख्य कार्य भी मैंने करे होंगे मेंशन, हाँ जी। तो की रोल्स क्या होंगे स्कूल एजुकेशन में इसके, ये मैंने कल पढ़ाया भी था। स्ट्रक्चर जो नया है एनईपी में कल हमने बात करी थी, 5+3+3+4। अब ये है न्यू स्कूल स्ट्रक्चर। पहले क्या होता था 10+2 होता था, बट अब क्या है 5+3+3+4। जिसने नहीं देखा है भाई क्या है ये नया स्ट्रक्चर, तो प्लीज़ कल की क्लास अटेंड कर लो। क्लास ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है, कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी इन डिटेल विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स, हमने इसे समझा था, डिस्कशन हुआ था। और क्या है, और क्या है इसका की रोल क्या है स्कूल एजुकेशन में, कि कक्षा 5 तक बच्चे को उसके मदर टंग में, मातृभाषा में, या आप कह सकते हो रीजनल लैंग्वेज में ही समझाया जाए, पढ़ाया जाए। फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फोकस किस पे था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN पे, बेसिक्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथ्स, मतलब इस पे जोर था फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, कि बच्चे को बेसिक रीडिंग राइटिंग और मैथ्स जो है बेसिक वो आनी चाहिए, है ना, गणित इसकी बुनियाद कह सकते हो। और क्या किया, शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग पे शिफ्ट किया, यानी बच्चे की स्किल्स पे, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटीज़, इन सब पे क्या था, फोकस था। पहले ऐसा नहीं था, देन ऐसा हुआ, मैंने अभी बताया भी था कॉम्पिटेंसी के बारे में, एबिलिटीज़ नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, सबका क्या कॉम्बिनेशन है। फोकस क्या होता है, बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे ना कि रटे। साथ ही साथ क्या हुआ था, प्रमोट किया था इन्होंने डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी को, कल हमने ये बात पढ़ी थी, जैसे कि आप स्मार्ट क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, और टीवी हो गया तो स्टोरीज़ लगा दी जाती हैं, एजुकेशनल गेम्स हो सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल लर्निंग काफ़ी पसंद भी आती है बच्चों को, और बच्चा इंजॉय करता है, प्ले वे में एकदम मज़ेदार तरीके से मैथ सीख भी लेता है। एस्टैब्लिश परख फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स, जल्दी से नोट कर लो। तो किसके लिए, असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए क्या किया, परख को स्टैब्लिश किया गया। ये चीज़ का मतलब हो गया मूल्यांकन सुधार के लिए परख की स्थापना की गई।
इफ़ यू वांट टू नोट तो नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए करना चाहते हैं तो। और कल की क्लास नहीं देखी तो देख लेना, कल हमने बात करी थी एनईपी के बारे में, डिटेल डिस्कशन हुआ था, स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि ओल्ड स्ट्रक्चर क्या है स्कूल का और न्यू स्ट्रक्चर क्या है, तो डिटेल डिस्कशन हुआ था, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लेना। बढ़ा जाए आगे, सब नोट कर लिया और क्लास अच्छी लग रही है देन प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिनिस्ट्री एम्फेसिस दैट मैथ्स शुड बी टॉट थ्रू रोट लर्निंग, नहीं नॉट बी टॉट थ्रू रोट लर्निंग। मतलब क्या हुआ, मैथ्स को रट्टाबाजी से नहीं सिखाना है, नहीं समझाना है। रट्टाबाजी में तो वैसे ही समझ वाली चीज़ होती नहीं है, वो तो बस लो रट्टा मारो और हो गया, समझने वाली चीज़ तो होती नहीं ना रटने में। तो इन्होंने क्या किया, प्रमोट नहीं किया रोट लर्निंग को। इन्होंने कहा मैथ्स कैसे पढ़ाई जाए कि बच्चा समझे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप अलग अलग टूल्स एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, रट्टाबाजी नहीं। जैसे कि सिर्फ लिख दिया 2+4 कितने होते हैं, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 2 लड्डू बच्चे को दिखाए, है ना, प्लेट में 2 लड्डू हैं, 3 और लड्डू हो गए प्लेट में, अब बताओ कितने हैं। तो एडिशन बच्चे मज़ेदार तरीके से समझ लेंगे। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी सारा, कभी पिज़्ज़ा कभी लड्डू, तो काफ़ी लोग को भूख लग जाती होगी ना, तो कोई बात नहीं, हम ऐसी मज़ेदार एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमेशा एग्ज़ाम में जब आए तो हमें भी ध्यान आ जाए कि हाँ मैम ने ये तो लड्डू के नाम से समझाया था, फ्रैक्शन पिज़्ज़ा से समझाया था, और आप इजीली कर लें। ऐसे एग्जाम्पल्स भूलते नहीं है ना। लॉन्ग टर्म लर्निंग कब होती है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके लिए हमें रियल लाइफ से कनेक्ट तो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी। तो 2+4 इजिकल टू कितने होता है, डायरेक्ट 6 वाली चीज़ ना करके आप दिखा सकते हो कि लड्डू। अब आप ये मत कहना कि अनदर एग्जाम्पल है, जैसे 3 लड्डू 6 होते हैं, मुझे भी पता है 2 और 3 5 होते हैं, बट आप इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं कि 2 लड्डू है प्लेट में, है ना, +3 लड्डूज़ और हो गए, है ना, 2 लड्डूज़ हैं +3 लड्डू किस में हो गए, प्लेट में, तो टोटल कितने हुए। तो बच्चा एडिशन ईजिली सीखेगा। यहाँ पेन पेंसिल से सिखा सकते हो, बॉल्स कॉइन्स, काफ़ी सारी चीज़ें जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हो। बढ़ें आगे। अब बारी आ जाती है हमारे प्यारे PYQ करने की। तो आज का पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। FASS सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सो ये मत सोचना आज तो हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा है पहले। तो इसमें से कौन सा नहीं है ना, डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 का है। ओरल क्वेश्चंस, असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट या एनुअल एग्जामिनेशन। FA का कौन सा नहीं है पार्ट, जल्दी बताओ कौन सा FA का पार्ट नहीं है मैथ्स में। ओरल क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, यूनिट टेस्ट है, एनुअल एग्जामिनेशन है, क्या नहीं है बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ओरल क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, हम जानते हैं, यूनिट टेस्ट भी है, लेकिन एनुअल नहीं है। ये किसका पार्ट हमने पढ़ा था, समेटिव असेसमेंट का, एसए का, भूल गए क्या। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मेन पर्पस क्या है असेसमेंट का मैथमेटिक्स में। बच्चों को लेवल करना कि कौन स्लो लर्नर है कौन फास्ट लर्नर है। गैप्स का जो है उसको जानने का कि कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है और फिर लर्निंग को इम्प्रूव करने का। रैंक करने का बच्चों को मार्क्स के हिसाब से, या टू टेस्ट रोट मेमोरी को टेस्ट करने का, बताओ जल्दी। सीटेट जॉइंट 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ जल्दी बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। साफ समझ आ रहा है हमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेबल तो हमें करना ही नहीं है, रट्टाबाजी को तो हम वैसे ही खिलाफ है। बच्चों को मार्क्स के हिसाब से रैंक नहीं करना, क्या करना है, बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है वो जानना, और उसके बाद क्या करना, लर्निंग इंप्रूव करना। आपको अगर पता चल रहा है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कहाँ लर्निंग गैप है, बच्चे को कहाँ दिक्कत है, तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस है असेसमेंट का मैथमेटिक्स में। आपका थर्ड क्वेश्चन है, असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड प्राइमरीली फोकस ऑन। किस पे फोकस है असेसमेंट जो है मैथमेटिक्स में, किस पे फोकस है प्राइमरीली। एबिलिटी टू रिकॉल फॉर्मूले, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग पे, स्पीड इन कैलकुलेशन, रोट मेमोराइजेशन, और मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
फॉर्मूले याद करने की क्षमता, या प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग, या कैलकुलेशन की स्पीड जाननी है आपको असेसमेंट करके, या रट्टाबाजी वाली रटने की क्षमता। तो रटने की क्षमता क्यों जाननी है जब रट्टाबाजी करानी ही नहीं है। बार बार क्या करना है, क्षमता देखनी है कितने फॉर्मूले लर्न कर सकता है बच्चा। कैलकुलेशन स्पीड नहीं। क्या है असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, किस पे फोकस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, और रीजनिंग पे है, यानी तर्क शक्ति पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। कौन सा उदाहरण है आपके एफए का, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मैथमेटिक्स में। मिड टर्म एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन एग्जाम्पल हो गया, या टीचर्स ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ग्रुप वर्क, या फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। किसका है ये उदाहरण। एफए जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन का है, नहीं जी। फाइनल नहीं, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं। क्या है, टीचर ऑब्जर्वेशन जो है ग्रुप वर्क के दौरान, वो है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, द डायग्नोस्टिक फंक्शन ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स इज। क्या है डायग्नोस्टिक फंक्शन असेसमेंट का मैथमेटिक्स में। टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड, to identify learning difficulties, to compare learners, to promote competition among learners। सीडेट सितंबर 2016 पेपर 2 का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। डायग्नोस्ट जो टेस्ट हो गया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, डायग्नोस्ट के बारे में भी, रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी। बताओ क्या है ये डायग्नोस्टिक फंक्शन असेसमेंट का मैथमेटिक्स में। डायग्नोस करना, पता करना, आइडेंटिफाई करना। प्रिपेयर सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं होता है, कंपेयर हमें करना नहीं है, कंपटीशन को प्रमोट हम करते नहीं हैं। क्या है, बच्चे की डिफ़िकल्टी को जानना। जब जान लेते हो फिर क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग। फिर आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, और हमारा सिलेबस हो जाएगा मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट मंडे को। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप क्लासेस में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, कभी भी पूछ सकते हैं। कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्द आपकी कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम सब दूर कर सकूँ। और अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्टिंग फेज है, नहीं पहुँच पा रही है क्लासेस, तो इस टाइम आप लोग के सपोर्ट की ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी क्या, हमेशा ही रहेगी, चाहे जितने भी आगे बढ़ूँ। आप लोग के बिना तो कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहेगा। ग्रेट डोर आप लोग के बिना कुछ नहीं है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा जैसे अब तक करते आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्लासेस अच्छी लगते हो तो लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।